सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है वो है मुआशी चैलेंज। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में मुआशी तौर पर एक तरफ तो आवाम है जो महंगाई से बिलबिला रही है, दूसरी जानब सरमायाकार हैं जिनके लिए माहौल साजगार नहीं, तीसरी जानब ये चीज़ें हैं कि पाकिस्तान में बिजली महंगी है, पाकिस्तान में डॉलर की कीमत कंट्रोल नहीं हो रही है और इंटरनेशनल जो सरमायाकार हैं उनका रुझान नहीं हो पा रहा। तो इसके लिए कोशिशें माजी से ही होना चाहिए थी, लेकिन सियासतों की नज़र होते गए मामलात और आज ये सिचुएशन है कि पाकिस्तान दिन ब दिन मुश्किलात में आ रहा है। लेकिन एक हौसला अफजा बात यह हुई है कि ताजरों के साथ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मुलाकात में आर्मी चीफ ने इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि जो खलीजी ममालिक है, ख़ासतौर पर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात, 25-25 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान यहाँ पर और उसके बाद दीगर ममालिक से जो सरमायाकारी है उसके लिए कोशिशें की जा रही हैं। ये बड़ी हौसला अफजा बात है। इसके बाद पाकिस्तान में जो सनतकार हैं, जो ताजर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो इस बारे में क्या सोचते हैं कि अगर ये सरमायाकारी पाकिस्तान में आती है तो पाकिस्तान जो इस वक्त मुश्किलात का शिकार है इसमें बेहतरी कैसे आएगी, किस तरह से चीज़ें की जाएंगी, क्योंकि करना आखिरकार पाकिस्तान के अंदर हुकूमतों ने है, अदारों ने है। लेकिन ये जो कोशिश आर्मी चीफ की है ये बहुत कारगर हो और जिस तरह से इससे पहले IT के शोबे में, कानूनी के शोबे में, ज़राअत के शोबे में काम करने का एक नया तजुर्बा और नई चीज़ करने की कोशिश की जा रही है, उसके भी हौसला अफजा नताइज की उम्मीद और तवक्को है। हमारे साथ इस वक्त मेहमान हैं नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार, एडिटर इन चीफ बोल हैं। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और हमें ज्वाइन किया है। काशिफ अनवर साहब ने प्रेसिडेंट हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। लगारी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान इस वक्त जब भी हम बात करते हैं महंगाई के हवाले से, आम आदमी के हवाले से, और दूसरी जानिब ये देखते हैं कि इंडस्ट्री बिल्कुल बंद होती नज़र आ रही है, सूरत हाल खासी मुश्किलात में है। अगर ये इक़दामात जिसका बिजनेसमैनों के साथ मुलाकात में ऐलान कर रहे थे, बता रहे थे आर्मी चीफ, अगर ये होते हैं तो फिर तो पाकिस्तान आगे अभी मुश्किल में है लेकिन हम बेहतरी की जानिब जा सकते हैं। उसके कोई आसार होंगे तो हम भी ज़ाहिर है बहुत खुश होंगे इस बात से कि इसके आसार पैदा हो गए हैं। सर सूरत हाल बहुत मायूस कुन है और इस वक्त पाकिस्तान मुआशी तौर पर एक ऐसे बहरान के दरवाजे पर खड़े हुआ है कि जिसका पहले हमने तस्वर नहीं किया था। कभी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान कभी ऐसे हालात का भी शिकार हो सकता है कि डॉलर जो है वो जिस तेज़ी से उड़ान भर रहा है, ऐसी हमने डॉलर की और की उड़ान और पाकिस्तानी रुपए की बेतौकीरी पहले कभी भी नहीं देखी थी। और अगर ये काम आर्मी की तरफ से होता है तो इस पर हम क्या कह सकते हैं, हम तारीफ़ कर सकते हैं इस सूरत में कि अगर कोई नतीजा आता है तो। लेकिन जाहिर है कि हमें जब 4 बार मुल्क में टेक ओवर किया गया तो यही कहा गया कि हम संभालेंगे और हम संभालते ही हैं और हमारा सारा मसला जो है वो मसाइल का हल जो है वो हम पेश करेंगे। और अल्लाह करे कि इनकी नीयत पर मुझे बिल्कुल शक नहीं है, इनके कंसिस्टेंसी पर शक नहीं है, इनकी जो इंटीग्रिटी है उसके ऊपर कोई शक नहीं है। लेकिन माजी के तजर्बात जो हैं वो मुख्तलिफ रहे हैं। हमने खुद शिरकत की थी यहाँ कराची में ही, जनरल बाजवा ने एक पूरे का पूरा एक वो किया था, एक इंतज़ाम किया था कि मुआशी सूरत हाल पर एक पूरी कॉन्फ्रेंस हुई थी, कई रोज़ 2 रोज़ा थी और उसमें बाकायदा हम जाते रहे और वहाँ गुफ्तगू भी होती रही है। लेकिन उसके नताइज नहीं सामने आए, बल्कि और नताइज साला ख़राब हुए। बल्कि ये भी हुआ कि एक ऐसी हुकूमत को लाया गया जिसने पाकिस्तान को, मैं समझता हूँ कि जो तारीख़ में बदतरीन तर्ज हुक्मरानी हो सकता था वो आया और उसके बाद जो उसका तसलसल था वो अगले दौर में भी चलता रहा। तो ये सूरत हाल है। अब मुझे नहीं मालूम है सलाहियत कार के बारे में भी, हम उनकी ईमानदारी के तो हम समझते हैं कि हम कायल हैं और हम समझते हैं कि वो दयानतदारी से चीज़ों के बारे में सोचते हैं और उनके अंदर ऐसा जज्बा मौजूद है। लेकिन क्या ये सारे का सारा अमल वो लोग जो परवेज़ मुशर्रफ भी कहते थे कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ ने बाद में जो कुछ भी किया है और जिन लोगों को साथ मिलाया वो तो वही थे जो पिछले 50 साल से 60 साल से मसला चले आ रहे थे। बिल्कुल। तो उन मसाइल को साथ लेकर
उन मसाइल को साथ लेकर अगर आपने मसाइल हल करने होंगे तो फिर बहुत बड़ा मसला होगा। ये तो बहुत ज़रूरी है, बड़ा अहम पॉइंट आपने कहा कि मसाइल को साथ लेकर चलना है तो फिर मसला हल तो नहीं हो सकता, लेकिन जो इकदाम और जो प्लान है ये बड़े ज़बरदस्त है और इन प्लान्स जो है वो कितने काबिल अमल हैं, क्या होगा, हम बात करेंगे। हमारे साथ काशिफ अनवर साहब मौजूद हैं, सदर हैं LCCI के। काशिफ साहब, आप भी उस मुलाकात में मौजूद थे। जो प्लान्स दिए गए हैं, जो बातें हैं, बड़ी तफसील के साथ वो हम पढ़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, लोगों के बयानात भी आ रहे हैं। क्या ये एप्लीकेबल हैं और क्या ये वाकई इसको आगे इस तरह से ले जाया जा सकता है जो आर्मी चीफ कह रहे हैं? बिल्कुल एप्लीकेबल है। और जो हम बार बार एक बात ये करते थे कि पॉलिटिकल विल नहीं है, हम करना नहीं चाहते, इश्यूज का पता है। अब जब हमें इश्यूज का पता है तो हमें उसके इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस की तरफ जाना है, और अगर कोई इंटरेस्टेड है सॉल्यूशंस को रिजॉल्व करने में तो मेरा ख्याल है हमें उम्मीद भी रखनी चाहिए। और जो इस वक्त करंट इश्यूज हैं, हमारे इश्यूज क्या है? हमारा इश्यू है डिवेल्युएशन का, हमारा इन्फ्लेशन का, हमारा इंटरेस्ट रेट का है, हमारे ये इश्यूज हैं। अगर आप ये रिजॉल्व कर लेते हैं तो अल्टीमेटली आपकी एक्सपोर्ट बेहतर हो जाएंगी, इंपोर्ट कम हो जाएंगी, आपकी बिजली सस्ती हो जाएगी, आप ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ चले जाते हैं। हम जो बार बार ये कहते हैं कि ग्रे इकोनॉमी को हमने व्हाइट इकोनॉमी में लाना है, अगर आप कुछ ऐसे उसके इंसेंटिव्स दे देते हैं, कुछ स्टेप्स ऐसे ले लेते हैं तो अल्टीमेटली ये बेहतर हो जाएगा। तो इश्यूज का तो पहले भी पता था, हम कहते थे, लेकिन इश्यूज पे बात सुनवाई नहीं होती थी, उस पर अमल दरामद नहीं होता था। मैंने वहां पर एक तजवीज ये भी पेश की कि जो आपने इतनी टास्क फोर्स बनाई है, एक टास्क फोर्स चैम्बर्स के साथ भी बना दीजिए ना, ताकि वो चैम्बर्स के बयानिए को सुने, जो हम प्रपोजल हैं वो, ताकि वो इम्प्लीमेंट हो सके। सही। अच्छा काशिफ अनवर साहब, एक चीज़ मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगा, मुख्तलिफ ममालिक जो है उनके हवाले से कहा गया कि 75 से 100 अरब डॉलर जो है वो सरमायाकारी पाकिस्तान लाने के लिए सरमायाकारी के जो हालात साजगार करना है, वो भी हुकूमत मौजूदा तो खैर निगरान हुकूमत है, इदारे बाकी हैं, उनका होना, क्या ये इतनी सरमायाकारी की हमारे पास कैपेसिटी है कि ये आए भी, और वहाँ क्या इतना इंटरेस्ट होगा कि वो यहाँ पर आएँ? देखिए, उनका बिल्कुल इंटरेस्ट है और हमारे मुल्क के अंदर ये सरमायाकारी आ सकती है, लेकिन बहुत से इश्यूज हैं वहां पर। एक बात ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड भी डिस्कस हुई कि हमारे मुल्क के अंदर जो इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। और जो SIFC जो बनाई गई है वो इसी के मद्देनजर बनाई गई है कि वहां पर आपको वन विंडो ऑपरेशंस के तहत मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में नहीं जाना पड़ेगा। मैं, अगर आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जो आपकी लोकल इंडस्ट्री है, आपका जो लोकल सेक्टर है, उसको क्या मसाइल हैं। 100 तो डिपार्टमेंट से पूछने वाले, 100 जगह से आपको जाके इजाजतें लेनी पड़ती हैं। तो अगर लोकल इन्वेस्टर को, जो इस मुल्क का रिहायशी है, उसको 100 प्रॉब्लम्स हैं, तो किसी को क्या जरूरत पड़ी है वो आपके मुल्क के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करेगा। तो हमें इन जितने भी हर्डल्स हैं जिसमें ब्यूरोक्रेसी सबसे आगे है, लेकिन बात ये नहीं है, चूंकि उसने डील करना होता है ना, जो भी डील करेगा वो ब्यूरोक्रेसी हम उसे कहेंगे, चाहे उसमें बहुत से लोग अच्छे हैं, बल्कि ज्यादा लोग अच्छे हैं। तो लेकिन ये एक मेजर फैक्टर है वहां पर। अगर मैं बात करूं तो वहां पर मीडिया की नेगेटिव ट्रांसमिशंस की भी बात हुई, वहां पर सोशल मीडिया की भी बात हुई कि नेगेटिव भी वहां पर, जो सारा दिन रेटिंग को इंक्रीज करने के लिए वहां पर नेगेटिव ट्रांसमिशंस होती हैं, तो इसको भी रोका जाना चाहिए। तो वो देखें, कसूरवार हर कोई अपनी अपनी जगह पे है। वहां पर ये भी बात हुई और एक आधे शख्स ने तो वहां पर ये प्रपोजल भी दी कि आपके जो लॉकर्स हैं बैंकों के, तोड़ दें जाके सारे लॉकर्स, ये चेक किया जाए कि क्या उसमें उनके पेपर्स पड़े हैं, सोना पड़ा है या डॉलर्स पड़े हैं। तो बात ये है कि डॉलर्स की होल्डिंग जो की है वो किसने की है। अब ये देखें, इन इश्यूज को उठाना है और इन इश्यूज को देखना है। अगर, और वहां पर एक ये बात भी हुई कि डॉलर की एक इंडिविजुअल को क्या जरूरत है, एक आम शहरी ने डॉलर क्यों खरीदना है। क्या अगर आपने सफर भी करना है तो डिक्लेयर करें कि आपको डॉलर चाहिए। अगर आपका बच्चा बाहर पढ़ रहा है तो आप डिक्लेयर करें कि आपकी वेल्थ में इतने पैसे हैं और आप भेजना चाहते हैं। तो इस बात को वहां पर माना गया कि क्यों डॉलर एक आम पाकिस्तानी शहरी खरीदे। तो देखिए, मेरा सवाल तो यहाँ ओपनली आपके चैनल से भी है कि क्यों एक आम आदमी को डॉलर चाहिए। सो वी हैव टू करेक्ट अवरसेल्व्स। हम सबको अपने किबले को दुरुस्त करने की जरूरत है। जो गलतियां हम माजी में करते आए वो हमें नहीं करनी। अब आपने इन्वेस्टमेंट का सवाल किया, तो देखिए, क्या आपके मुल्क के अंदर इस बात की अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आपके मुल्क के अंदर डैम्स बनने हैं, वाटर रिजर्वॉयर्स बनने हैं? क्यों नहीं?
आज तक वाटर रिजर्वायर्स और डैम्स बने, क्यों हम हाइडल इलेक्ट्रिसिटी की तरफ नहीं गए? तो ये सवाल तो हमें अपने से भी करने को है ना कि ये इन चीजों पे हमने क्यों काम नहीं किया। सो वी लैक अवरसेल्व्स, तो हमें अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। बिल्कुल, ये बड़ा अहम पॉइंट है कि हमें अपने आप को और ठीक करने का अब तो कोशिश कर लेनी चाहिए। अभी कल के ये मीटिंग के बाद की सूरत हाल ये है कि आज ही लगारी साहब 5 रुपए डॉलर जो ओपन मार्केट में तकरीबन 30 रुपए के फ़र्क से चल रहा था, 5 रुपए एकदम से नीचे आया है। तो इस किस्म के इकदाम होना बड़ा ज़रूरी है कि कम अज़ कम ये जो एक नेचुरल फ़र्क है वो तो चलो चल रहा है, ये जो अननेचुरल और ग्रे मार्केट और ये सारी चीज़ें हैं, ये इसमें बड़े बड़े लोग ही हो सकते हैं। आम आदमी जो बेचारा बिजली के बिल पूरे नहीं कर रहा, उसका तो कोई काम नहीं है ना सर डॉलर खरीदे या इस किस्म के मामला करे। आम आदमी की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो डॉलर खरीदे, उस बेचारा डॉलर खरीद भी नहीं सकता है। अगर आपका ये ख्याल हो कि आम आदमी डॉलर खरीदता फिर रहा है, तो कौन से आम आदमी के पास जिसकी आमदनी 25,000 है, 30,000 है, 50,000 है, ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी, जो बहुत ज़्यादा आमदनी होगी, जो आम आदमी होगा, तो आम आदमी के आमदनी 50,000 से ज़्यादा, उसको क्या पड़ी है कि वो डॉलर खरीदता फिरे? डॉलर कहाँ वो खरीदता है? मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि हम डॉलर की खरीदारी आम आदमी के ज़िम्मे क्यों लगा रहे हैं। कोई ऐसा है जो डॉलर खरीदता है? आप यहाँ चले जाएं, आप या अपना कईयों बाद की चौरंगी पर चले जाएं, आपको डॉलर घूम रहे होंगे, लोग पैसे लेकर फिर रहे होंगे जो डॉलर खरीदते फिर रहे होंगे। तो हम कौन जाकर इसको निगरानी करेगा, कौन जाकर इसको पकड़ेगा? भाई आपके लोग जो हैं डॉलर खरीदने के लिए अगर किसी दूसरे मुल्क से भी आ जाते हैं तो आप उनका क्या कर लेंगे? आते हैं, आपका कैसे ऐसा हो सकता है कि अफगानी की वैल्यू जो है वो आपके साथ, मैंने खुद जाकर, आज से ये पुरानी बात है, 30 साल पहले मैंने कुछ 2-3 हज़ार रुपये देकर 2.5 लाख अफगानी लिए थे। अब अफगानी इतना ताकतवर हो गया है कि आपकी करेंसी से भी उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई है। तो आप ये भी तो देखें ना कि आपका डॉलर कहाँ जा रहा है, कैपिटल फ्लाइट कहाँ हो रही है, आपका डॉलर किस तरफ को जा रहा है, कौन सा रुख है उसका, और ग्रे एरियाज क्यों वजूद रखते हैं, किस लिए? आप जाएं लोगों के पास और लोगों को जो है इसके मामले में बिल्कुल, अच्छा अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बेहतर इक़दाम करना है तो आप वो कर दें, पाबंदी लगा दें कि भाई आप फॉरेन करेंसी अकाउंट्स बंद हैं, जिसको लेना है जाकर मामला करें हुकूमत के साथ। या फिर ये करें कि जनाब आप लोगों को कहें कि लाएं जी, हम आपको पैकेज दे रहे हैं, आप अपना लाएं, कैश लाएं, और उसके बाद जो है वो आप उनको रिलीफ दें। जो होता है इस तरह से पहले भी हुकूमतें करती रही हैं, बॉन्ड जारी करती रही हैं, सारा कुछ करती रही हैं। ये सारे के सारे तरीके जो हैं वो नहीं है, कामयाब नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ ये विल हो कि हमने डॉलर को यहाँ से फ्लाइट नहीं करने देना है, यहीं रहना है डॉलर ने, तो फिर ऐसा हो सकता है। हम बंद कर रह गए हैं, हमारी मईशत, हमारे लोग, हमारी ज़िंदगी, सब कुछ लोगों की वो इसी से बंद कर रह गए। यार रोज़ाना डॉलर की कीमत बढ़ रही है, डॉलर की कीमत से तेल की कीमत बढ़ रही है, तेल की कीमत बढ़ने से मुल्क में हर चीज़ की कीमतें बढ़ रही हैं। तो हमारे वज़ीर तवानाई ने तो कह दिया ना आज, वो कह रहे हैं कि पेट्रोल और डॉलर अगर बढ़ता रहेगा तो बिजली की कीमत हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि इंपोर्ट हमने डॉलर के ज़रिए करना है और तेल जो है वो इम्पोर्टेड आइटम है, तो ऐसा मुमकिन जो है वो भी नहीं और है। नहीं, अगर डैम बनाने हैं तो इसके बारे में भी क्लियर होना चाहिए कि पानी की चोरी नहीं होगी। यार यहाँ पर सिंध में हम लोग तेल में जो बैठे हुए हैं वो क्या करेंगे उनका? आप कहें कि वो कोई पानी वहां से डैम से पानी नहीं लिया जाएगा, सही पानी जाहिर वापस डैम में आना चाहिए। तो सर हर चीज के ऊपर फोकस। बहुत शुक्रिया काशिफ अनवर साहब, हमारे साथ मौजूद है प्रेसिडेंट LCCI नज़ीर लगारी साहब। आपको यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मजीद बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। इलेक्शन के हवाले से अब हर तरफ हर सियासी जमात अपना अपना मौक़िफ़ रखती है कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, हल्का बंदियों के बाद होने चाहिए, मामलात क्या हैं। आज हम बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से भी, और खैबर पख्तूनख्वा की सियासत जहाँ पर ख़ुद इत्तेहादी जमातें ही आपस में कहीं बरसरे पैकार नज़र आई हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर अहमद वली खान साहब। बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपके वक्त का। अहमद वली साहब, सबसे पहले तो ANP का इलेक्शन के हवाले से क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो 90 दिन में इलेक्शन करवाता नज़र नहीं आ रहा, आपकी जमात क्या सोच रही? जी जाहिर सी बात है, हमने जो हालात देखे, मैं तो पिछले कुछ दिनों से कह रहा हूँ कि 90 दिन में तो नामुमकिन है अब,
कि 90 दिन में इंतखाबात होंगे, बल्कि मेरे ख़्याल में जिस दिन CCI का मीटिंग बुलाया गया और CCI के मीटिंग के दिन ही लोगों को पता चल गया कि ये बुलाए इसलिए गया है कि इलेक्शन को कुछ पोस्टपोन करें। लेकिन मैं कुछ दिन से यही डिमांड कर रहा हूँ कि 90 दिन ना सही 120 दिन सही, जो आइन में नहीं है, लेकिन खैर उधर इतने फुकदान है, हम मज़ीद फुकदान नहीं बढ़ाना चाहते। कम से कम इलेक्शन कमीशन फ़ौरन बैठ के तारीख़ दे दे इलेक्शन का, वो दिसंबर में हो, जनवरी में हो, फरवरी में हो, जब भी हो, लेकिन जितना जल्द हो सके वो बैठ के तारीख दे दे, अपनी बुनियादी जिम्मेवारी पूरी कर। सही, चलें अब ये तो इलेक्शन कमीशन अब देखते हैं कि क्या डेट देता है। लेकिन आप ये बताइए, क्योंकि आपके सूबे में निगरान हुकूमत के हवाले से खासे तहफ़्फ़ुज़ात थे, अब तब्दील हो गए हैं वज़रा, तो अब कुछ तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए हैं आपके? देखें, वो तो मेरे ख्याल में तहफ़्फ़ुज़ात तो उन्होंने मज़ीद बढ़ा दिए हैं कि पहले उन्होंने काबीना ख़त्म कर दिया, हमने उसको वेलकम किया कि चले ठीक है, सब ये कोई इंटरम गवर्नमेंट नहीं थी, ऐसे नेशनल गवर्नमेंट लग रही थी, उसको ख़त्म किया। लेकिन उसके बाद जो फिर हुआ कि उस वज़ीर आला को बैठने दिया, जो काबीना मुतनाज़ थी तो वज़ीर आला कैसे मुतनाज़ नहीं था, उसी मुतनाज़ वज़ीर आला को बैठने दिया और उसी वज़ीर आला के अंदर उसी काबीना में से फिर कुछ लोगों को दोबारा लिया गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि परवेज़ खटक और महमूद खान के बंदे लिए गए हैं, गवर्नर वही JUI का बैठा हुआ है। तो मेरे ख्याल में उन शिकायत में तो मज़ीद इजाफा हो गया बजाय इसके कि कम हो जाए। अच्छा, तो अहमद वली साहब, लेकिन हुकूमत आपने इत्तेहादियों के साथ की है और अब आइंदा जब इलेक्शन है तो अकेले अवामी नेशनल पार्टी आ रही है, कोई सीट एडजस्टमेंट के प्लान है? जी, हमने अभी कुछ हफ्ता 2 हफ्ते पहले अपना सूबाई काउंसिल बुलाया था और ये इख्तियार हमारा सूबाई काउंसिल के पास है। और सूबाई काउंसिल ने कैटेगोरिकली कहा है कि हम सूबाई सतह पे इत्तेहाद नहीं करेंगे। हाँ, सीट एडजस्टमेंट डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट देखेंगे और उसके बारे में सोचेंगे, अदरवाइज सूबाई सतह पे हमारा कोई इलेक्टोरल इत्तेहाद नहीं है इस दफ़ा। अच्छा अहमद वली साहब, आप कहते हैं कि जो हुकूमत है कोई हलवा नहीं, तो फिर आप ये बताइए कि गवर्नर और JUI के साथ आपके मामलात कोई हल हुए हैं या अभी वैसे ही जो हलीफ हैं वो हरीफ ही हैं? हरीफ ही हैं जी। अच्छा, हरीफ ही हैं। ऑब्वियसली पिछले सेटअप में तो हमारे पास चॉइसेस बहुत कम थे, इमरान की मुखालफत में हम इकट्ठे हो गए थे, अदरवाइज़ तो नज़रिए में बहुत बड़ा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है हर बात को लेते हुए। एक्सट्रीमिज़म पे हमारा एक मौक़िफ़ है, उनका एक मौक़िफ़ है, अर्स्टवाइल फाटा पे हमारा एक मौक़िफ़ है, उनका अलग मौक़िफ़ है। और फिर गवर्नर का जो किरदार है वो मनफी है, वो किसी को भी काबिल कबूल नहीं। तो मेरे ख़्याल में हमारे हालात वही हैं, हरीफ ही हैं इस वक्त। अच्छा, आप ये बताइए, आप समझते हैं कि इंतखाबात वक्त पर होंगे? जो तारीख दी गई है इससे भी चीज़ें आगे जा सकती हैं, आपकी राय क्या है? नहीं, अभी जो आजकल जो मैं देख रहा हूँ तो जो प्रेशर लाया गया है, मेरे ख्याल में इरादा यही था कि इसको आगे लेकर जाएं। लेकिन जो हर पार्टी की तरफ से प्रेशर लाया गया है, तो इंशाल्लाह अनकरीब ये मेरी ख्वाहिश भी है, गुजारिश भी है कि इलेक्शन की तारीख आ जाएगी। सही, बहुत शुक्रिया साहब, हमारे साथ मौजूद थे अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा। और हम बात करेंगे अब कोर्ट रिपोर्ट के हवाले से, और कोर्ट रिपोर्ट में आज एक बड़ा अहम मामला जिसका फैसला महफूज किया गया है। हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, जुल्करनैन इकबाल, उनसे बात करते हैं। नैब तरमीम के खिलाफ केस का फैसला महफूज हो गया। आज फैसले से पहले क्या मामला थे? आज बड़ी एक डिस्कशन रही है इसके में, बताइएगा जुल्करनैन। देखिए, आज बेसिकली समाअत तो थी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के लिए कि आधा घंटे का उन्होंने इस्तदा की थी अदालत से जुमे को कि उन्हें पीर के रोज़ आधा घंटा दिया जाए, वो खुद अदालत में पेश होकर दलाइल देना चाहते हैं। आज जब समाअत को जब देखा कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस से सिरे से कोई था ही मौजूद ही नहीं था, तो ख्वाजा हारिस आए, उन्होंने अपनी बात बयान की। फिर मखदूम अली खान ने कुछ उनकी बातों का जवाब दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से 2 सवालात किए गए दोनों वकला से, और कहा गया पहले तो ये बताएं कि नैब कानून में कहीं नहीं लिखा कि जो जजेस हैं उनको इससे इस्तिस्ना हासिल है, चाहे वो आला अदलिया के हों चाहे मतहत अदलिया के हों। इस पर ख्वाजा हारिस का ये कहना था कि जजेस के लिए एहतसाब के लिए आर्टिकल 209 है, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह का मौक़िफ़ ये था कि आर्टिकल 209 के तहत ज़्यादा से ज़्यादा एक जज को बरतरफ किया जा सकता है। उसके बाद अगर उसने जज ने कोई करप्शन किया तो उससे रिकवरी के लिए क्या मैकेनिज़्म होगा। इस हवाले से ख्वाजा हारिस का कहना था कि अगर तो आर्टिकल 209 के तहत करप्शन साबित हो, जज को फारिग कर दिया जाए, फिर किसी ना किसी फोरम को तो ये एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। फिलहाल वक्त इसके लिए कानून खामोश है।
मखदूम अली खान का भी यही मौक़िफ़ था कि जजेस के वाले से उन्होंने कहा कि कानून बिल्कुल खामोश है जजेस की रिकवरी के लिए, अगर उनकी करप्शन पकड़ी है सिर्फ उन्हें बरतरफी किया जा सकता है, बाकी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह के सवाल का दूसरा हिस्सा था फ़ौज पाकिस्तान के मुतालिक। उन्होंने कहा कि उनको जो इस्तिस्ना दिया गया, तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील से पूछा कि क्या आप इस इस्तिस्ना को सपोर्ट करते हैं या आपने ये तरमीम चैलेंज की है, इस हवाले से भी तरमीम को चैलेंज किया गया है। इस पर उनका ख्वाजा हारिस का ये मौक़िफ़ था कि हमने पाक फ़ौज से मुतल्लिक़ जो तरमीम है उसको चैलेंज नहीं किया, क्योंकि फ़ौज में अगर कोई बंदा करप्शन में मुलविस हो तो आर्मी एक्ट के तहत अंदर उसकी सज़ाएँ मौजूद हैं, इसलिए हमने उसको नहीं छेड़ा क्योंकि ऑलरेडी उसका मैकेनिज़्म कानून में मौजूद है। इत्तहाम जस्टिस मंसूर अली शाह का इस बात पर इसरार था, उन्होंने कहा कि सिविल सर्वेंट्स के लिए भी कानून मौजूद है, सियासतदानों के लिए भी है, तो फिर उनके ऊपर नैब के कानून का इतलाक़ क्यों है और इनको बाहर किस वजह से रखा गया है। मखदूम अली खान का भी यही मौक़िफ़ था इस हवाले से। उनका ये कहना था कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी सिर्फ बरतरफी हो सकती है, महकमाना कार्रवाई हो सकती है, फौजदारी सज़ा उनको नहीं दी जा सकती, सिविल सर्वेंट रूल में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए उनके ऊपर नैब कानून का इतलाक़ होगा। इसके बाद फिर मामला आया जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से जो सवाल उठाया गया था चेयरमैन तहरीक इंसाफ की ऊपर, उनकी नीयत के ऊपर, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कि उन्होंने किस बेस पे इसको चैलेंज किया तरमीम को। उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि माजी में उन्होंने एग्जांपल दी पंजाब बैंक स्कैंडल की, NICL की जो स्टील मिल का केस था उसकी। उन्होंने कहा कि तमाम करप्शन की केसेस हैं कि जो चले थे 100 मोटों की बुनियाद पर, अदालत ने 184(3) में इनको सुना था और जो इस हवाले से अहकाम जारी किए थे। हमें इस बात से गर्ज नहीं है कि दरख्वास्त गुजार के कंडक्ट किया है, 184(3) के तहत अदालत माजी में भी मुकदमा सुनती रही है, इस वजह से अब भी ये सुन रही है, तो ये एक तरह से जवाब दिया गया जस्टिस मंसूर अली शाह की ऑब्जर्वेशन का। इन तमाम चीज़ों के बाद एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश हुए आमिर रहमान, और उन्होंने अदालत को ये बताया कि अटॉर्नी जनरल को अचानक से बैरून मुल्क जाना पड़ गया, वो इस वक्त चाइना में है और वो अदालत से अपनी अदम मौजूदगी की न सिर्फ माजरत करते हैं बल्कि अपना तहरीरी मौक़िफ़ नैब तरमीम के हवाले से क्या है उससे भी अदालत को आज आगाह कर दिया जाएगा। तो फैसला आखिरी दिन जो रिटायरमेंट से कबल है वो सुनाएंगे चीफ जस्टिस। मुदस्सिर 99% से ज़्यादा चांसेस हैं कि इस जुम्मे को शॉर्ट ऑर्डर आ रहा है, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा कि वो शॉर्ट और स्वीट फैसला लिखेंगे इसका, क्योंकि वक्त की किल्लत है, जाहिर है उन्होंने और भी कई फैसले लिखने हैं, हमारे पास भी किल्लत है। अब शॉर्ट और स्वीट ऑर्डर जो है वो जुम्मे तक तवक्को है कि वो क्या आता है। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन, आप हमें तफसीलन आज इस केस के हवाले से आगाह कर रहे थे। और एक और बड़ा अहम मामला है, चौथे दिन से कश्मीर के शहरी बदमनी और अगवा बराए तावान के हवाले से इस वक्त भी एहतजाज कर रहे हैं और दीरा मोड़ के इनकलाबी चौक पर जारी धरने की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। हमारे नुमाइंदे इस वक्त हाकिम नसीरानी वो हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाकिम, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं अब इस धरने से मुतालिक? बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ देरा मोड़ के इनकलाबी चौक पर, जहाँ पर पिछले 4 दिन से धरना जारी है। और ये जो धरना है वो तकरीबन जो कश्मीर से अगवा किए गए मुगवी हैं उनकी बाजियाबी के लिए। पिछली शब एक अच्छी खुशखबरी मिली थी कि पुलिस ने मुकाबले के बाद 3 मुगवियों को बाजियाब कराया, लेकिन अब भी तकरीबन 3 से 4 मुगवी ऐसे हैं जो कश्मीर से अगवा शुदा हैं। आइए मेरे साथ एक मुजाहिरीन खड़े हुए, उनसे जानते हैं कि वो इस धरने के बारे में क्या कहते हैं। जी जनाब, आप क्या कहेंगे? मैं आपको बताता चलूं कि हमारे जो हैं मुगवी तकरीबन कश्मीर ज़िले के इस टाइम इकवी जो है मुगवी जो हैं बाज़ाब्त नहीं हो चुके हैं। इसके वजह से हमने जो है अवामी इनकलाब की प्लेटफार्म से जो हमने धरना चालू किया हुआ है। इस सिलसिले में हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारे जो भी ज़िले के मुगवी हैं जो बाज़ाब्त नहीं होंगे, हमारा एहतजाज जारी रहेगा। जी, आपने मुजाहिरीन की बातें सुनी, उनका यही कहना है कि जो ज़िला भर से जो अगवाशुदा लोग हैं उनको बाजियाब कराया जाए। जब तक आखिरी मुगवी बाजियाब नहीं होगा हमारा ये जो धरना है वो इस आगाह कर रहे थे। सूरत हाल से आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे एशिया कप की। पहले वेन्यू तब्दील किया गया एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से और फिर भारत के साथ किसी इनकार पर दोबारा से वही वेन्यू लाया गया। ये जिस तरह का मजाक एशियन क्रिकेट काउंसिल कर रही है एशिया कप से मुतालिक बात करेंगे। नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया नसीम भाई। ये शेड्यूल मजाक नहीं बन गया है कि एक तरफ बारिशें हैं, उसकी वजह से मेज़बान है पाकिस्तान PCB, उन्होंने कहा तब्दील हो गया और उसके बाद फिर ये सूरत हाल। देखिए, कल तक ये खबरें मुदस्सिर भाई आना शुरू हो गई थी कि तमाम के तमाम मैचेस हम्बन टूटा शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि हम्बन टूटा एक ऐसा मकाम है कि वो कोलंबो की तरह, गॉल की तरह कोस्टल एरिया नहीं है कि समंदर है, साहिली इलाका है। ये जरा जंगल
का इलाका है हम्बन टूटा। इससे पहले दम्बुला का भी प्लान था, वो भी तकरीबन सिमिलर इलाका है। लेकिन दम्बुला में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वहाँ होटल्स नहीं थे कि जहाँ पर 4 टीमों को बैक वक्त ठहराया जा सके। और अब भी जो रीजन बनाया जा रहा है, जिसको मंजर आम पे नहीं ला रहे हैं, वो हम्बन टूटा में 4 टीमों को ठहराने का मसला है। क्योंकि आमतौर पे जो भी मैचेस होते हैं 2 टीमें जाती हैं, दौड़ का अरेंजमेंट वहाँ पे किसी रिजॉर्ट में, किसी 5 स्टार होटल में, कि जहाँ पे जगह होती है। लेकिन अब 4 लोग का सपोर्टिंग स्टाफ, अब हर टीम का सपोर्टिंग स्टाफ भी पता चलता है कि 15-15 लोग साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो लॉजिस्टिक मामलात की वजह से इस जानिब पहले देखा गया और उसके बाद और इस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अलावा भारतीय क्रिकेट बोर्ड भी तैयार था, इस पे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी तैयार था। लेकिन श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के जो को होस्ट है, होस्ट तो पाकिस्तान है और को होस्ट है, तो उनके लिए लॉजिस्टिकली ये इतना ज्यादा आसान काम दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए क्रिकेट बोर्ड के सरबराह डिसल्वा ने कहा कि मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे। उन्होंने अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी पेश किया कि माजी में भी यहाँ पे मैचेस होते रहे, तो कितने मैचेस जो है वो मुतासिर हुए, लेकिन ये खेल का नुकसान हो रहा है, बिल्कुल बहुत बड़ा नुकसान। एक चीज नसीम भाई, जब ये शेड्यूल बन रहा था उस वक्त मौसम तो आपको पता है, लोग पहले प्रेडिक्शन होती है कि इन दिनों में यहाँ बारिशें हो सकती हैं और यहाँ तो बारिशों का ये मौसम भी है और होती भी हैं। उस वक्त इन चीज़ों का ख्याल बिल्कुल नहीं रखा गया कि यहाँ मैचेस हो रहे हैं, यहाँ पर फैसिलिटेट हम नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ा अजीबो गरीब था। तो हाइब्रिड मॉडल दुबई, शारजा, अबू धाबी टाइप, उस वक्त भी हमने ये नहीं जोर दिया कि वहाँ हो पाए। देखिए नसीम राज जी की अगर आप उठा के देखें तो ये सिर्फ इस वजह से हुआ। हालांकि उनको कहा गया था, जिस वक्त नजम सेठी साहब मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह थे, उस वक्त नजम सेठी साहब ने उनको ये बात कही थी कि आप मैचेस इमारात में करा लें, वहां पे बारिशें होंगी। सितंबर में कोलंबो में, श्रीलंका में बहुत बारिशें होती है। लेकिन उस वक्त क्योंकि बीसीसीआई के पीछे चल रहे होते हैं श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, 2 मैच मिल जाते हैं तो उन्हें इतना पैसा मिल जाता है जो सारा साल नहीं कमाते अगर इंडियन टीम उनसे खेल लेती है। उन्होंने उन्हीं की बात मानी, उन्होंने कहा नहीं वहाँ गर्मी होगी, तो नजम सेठी साहब ने कहा अच्छा लंदन में जाके खेल लेते हैं मैचेस। जब पाकिस्तान और भारत के टेस्ट मैच की प्लानिंग मेलबर्न या लॉर्ड्स में की जा रही हो तो फिर एशिया कप भी वहाँ हो सकता था ACS। लेकिन जे शाह साहब कह चुके थे, साहब का ऑर्डर आ गया था कि इवेंट श्रीलंका में ही होगा। पहले तो वो ये चाहते थे कि तमाम मैचेस ही श्रीलंका में हो, लेकिन उस पर बड़ी लड़ाई लड़ी। नजम साहब ने हाइब्रिड मॉडल के तहत 4 मैचेस पाकिस्तान में आए और आज भी श्रीलंका अफगानिस्तान की टीम कजाफी स्टेडियम लाहौर में मैच खेल रही है। हमें ये भी नहीं मिलते। लेकिन अब ज़का अशरफ साहब कुछ नहीं, थोड़ा सा स्टैंड जरूर ले। देखें ये खेल का नुकसान हो रहा है। एक चौधरी बना हुआ है, ये बिल्कुल मुदस्सिर भाई ऐसा ही है कि बचपन में जो एक बच्चा बैट बॉल लेके आ जाता था, हम सब उसके पीछे चल रहे होते थे, वो 2 बारियां लेगा, 2 ले ले भाई, खेल खत्म ना हो जाए। तो बाकी मुमालिक इस वक्त खेल बचा रहे हैं और भारतीय क्रिकेट बोर्ड या जे शाह वो बच्चा बने हुए, टेप भी मेरा है, बॉल भी मेरी है, बैट भी मेरा है, खेलना है तो खेलो। ऐसा कहाँ तक चलेगा, समझ में नहीं आता। बिल्कुल, अब देखते हैं कि अगला मैच जो है वो भी कहीं बारिश की नज़र तो नहीं हो जाता। इतना बड़ा मैच जो है वो पहले भी बारिश की नज़र हो गया, जो क्रिकेट के तारीख के एक बड़े मैचेस में पाकिस्तान और इंडिया होता है। बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब मौजूद थे, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। और मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए प्रोग्राम से। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।